हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के आर्टिकल्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेल्थ कवरेज इन द फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली एक यूपी में ईस्ट एंड वेस्ट यूपी को कनेक्ट करने के लिए हाईवे को इनोग्रेट किया गया। देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में समझेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा हेल्थ कवरेज क्या होती है। देखिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कुछ केसेस में, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें, तो जैसे 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि अगर आपको किसी केस में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़े तो उस केस में 5 लाख तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। तो इसे हेल्थ कवरेज कहते हैं। अब कई लोग अपनी तरफ से भी लेते हैं, जैसे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे, और कुछ लोग जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं तो गवर्नमेंट उनका खर्चा उठा लेती है। तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई जो नेशनल सैंपल सर्वे है वो ये अभी कैलकुलेट कर रहा था अंडर आपके हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑफ हेल्थ के अंडर, कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हो रहा है। जैसे 70% के आसपास रूरल एरिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है और अर्बन एरिया में ये ऑलमोस्ट 80% के आसपास आपका आ जाता है। तो 70% ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन ओपीडी में जाता है और अपना चेकअप करवाता है, इसका नाम है राजू। तो राजू को यहाँ पर डॉक्टर कुछ दवाइयां लिख के देता है और ये दवाइयां आई मान लो 2,000 रुपए की। तो इस केस में ये जो 2,000 रुपए इसने स्पेंड किया वो अपनी जेब से किया, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं था। तो इसी को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब जैसे कई बार सर्जरी के अंदर ग्लव्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, मास्क को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है जो आपकी मेजरली स्कीम है, बट इसको आपकी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भी रेगुलेट करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज है उनको, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों को। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन, एंड आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ के साथ साथ लोगों को राइट टू हेल्थ भी है, जहां पे सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि इनको कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल सके। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई देखो, अगर आप हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ज्यादा आपको कवरेज देखने को मिल रही है 2014 के मुकाबले में हेल्थ केयर की। यहाँ पे 47% पॉपुलेशन रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में 44% आज की डेट में कवर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। बट स्टिल जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड इसके पीछे एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी पब्लिक हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अच्छी ना होने की वजह से लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। बट प्राइवेट में क्योंकि नॉन मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एंड अनरेगुलेटरी प्राइसिंग देखने को मिलती है, एक छोटा सा टेस्ट आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 रुपए का होता है वो 500 या 5,000 रुपए का होता है प्राइवेट सेक्टर में, वो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉन पुअर का इंक्लूजन की वजह से यहाँ पर पुअर जो सेक्टर है यानी पुअर जो लोग हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि प्रॉपर उनको यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे। बाकी फिस्कल स्ट्रेन भी हमें देखने को मिल रहा है कुछ स्टेट्स के केस में, जैसे पंजाब और वेस्ट बंगाल के केस में उनके बजट का 15% वो हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अभी। तो कहा जाता है कि भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर की तरफ टिल्ट जो है वो बेटर केयर की वजह से देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 to 6 टाइम हायर पब्लिक हॉस्पिटल के मुकाबले में कॉस्ट इनकी देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि भाई पब्लिक हेल्थ केयर को आप और ज्यादा अच्छा कीजिए, मतलब यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है पब्लिक सेक्टर की वो बेटर हो ताकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग कम जाए। मोर ओवर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो अगर जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऐसी चीजों के ऊपर ये फोकस करेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट है वो अपने आप प्रिवेंट की जा सकती है। बाकी प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है, जहां पर प्रॉपर प्राइसिंग हो, ओवर बिलिंग को आप इंश्योर करो कि ये ना हो। एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जहां पर पूरी पॉपुलेशन यानी 100% पॉपुलेशन को हेल्थ केयर का बेनिफिट मिल सके। तो इससे रिलेटेड ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को इनोग्रेट किया, जो कि 36,000 करोड़ से आपका बनाया गया। तो इसका एक्सेस की अगर बात करें तो ये हैवी ट्रैफिक के लिए बना है। एंट्री और एग्जिट के ऊपर यहाँ पर फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे आप RFID टैग की तरह देखते हैं, जो कि आपका 100 मीटर तक की डिस्टेंस से किसी भी व्हीकल की रीडिंग कर सकता है और आपका टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो यहाँ पर वेज
वे साइड एमिनिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी, हर 40 से 50 किलोमीटर पे फ्यूल, फूड एंड इमरजेंसी सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। सस्टेनेबल इनिशिएटिव भी इसमें कई सारे इंक्लूड किए गए हैं, जहां पे आप कह सकते हो लाइटनिंग जो है सोलर रहेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगी, और एनिमल्स के लिए भी ओवरपासिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहते हैं कि भी हाईवेज जो है वो आर्टलरीज होते हैं किसी भी इकोनॉमीज के लिए। तो यहाँ पे अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि लगभग इस साल के एंड तक या अगले साल की स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर 12 से 24 घंटे तक हम सेव कर पाएंगे। अब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है वो ऑलरेडी आपका इनोग्रेट कर चुके हैं हम। दिल्ली मेरठ जो आपका एक्सप्रेसवे है 14 लेन का, ये भी आपका ऑलरेडी आप ये कह सकते हो कि लाइक फंक्शनल है। मोर ओवर यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ये भी आपका अभी आप कह सकते हो नियर ताज आपको ये देखने को मिलता है, ये भी काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है। एंड मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी अभी चालू है। तो कहते हैं ये एक्सप्रेसवे क्या होता है, तो ये एक्सप्रेसवे आपके नाही यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी मैनेज करती है एंड ये मेजर सिटीज को कनेक्ट करती है। ऐसे ही स्टेट एक्सप्रेसवे भी होते हैं जो कि स्टेट्स के अंदर इंटरकनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, जो मेजर कॉरिडोर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। एंड अर्बन एंड बाईपास एक्सप्रेसवे भी होते हैं जो कि स्टेट जो मेजर स्टेट्स हैं उनके अंदर जो आपकी मेजर सिटीज हैं उन सिटीज को बाईपास करते हैं, ताकि जो सिटीज के अंदर ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम किया जा सके। बट प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि भाई देखो, इससे कई बारी जो आपको लैंड एक्विजिशन है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बारी ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से फर्टाइल प्लेन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर के ऊपर जिससे इंपैक्ट आ जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई रहती है। तो कहते हैं ये कुछ चीजें हैं, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना होगा, ताकि प्रॉपर आप यहाँ पे फीडर रोड अगर बनाएंगे तो स्मॉल विलेजेस इससे कनेक्ट हो पाएंगे। एंड आपको ग्रीन हाईवेज के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पर प्लांटेशन आपकी कॉरिडोर के आसपास आपको देखने को मिले, एंड सोलर एनर्जी को इसमें आप यूज कीजिए। तो कहते हैं कि इससे बेनिफिट क्या निकल के आएंगे, तो बेनिफिट में एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट तक जल्दी पहुंच पाएंगे। मोर ओवर 1 ट्रिलियन का जो सपना है यूपी का, वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा हो सकता है। एंड इससे मेरठ और प्रयागराज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, तो जिससे 6 घंटे की बचत होगी लोगों को। मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। एंड जैसे काशी, संगम, यहां तक के एक्सेस जो कल्चरल टूरिज्म का प्लेस है उसके एक्सेस काफी बेटर होगा। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन हो गया, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। देखिए एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक अकाउंट आता है आपका कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में एक चीज आती है बोरोइंग। बोरोइंग के अंदर 2 सेगमेंट आते हैं, एक होती है सॉवरेन बोरोइंग और एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो दोनों में फर्क हम यहाँ पे समझेंगे, बट कैपिटल अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है और एफडीज वगैरह भी आ जाती है। तो ये सारा कैपिटल अकाउंट है, और इसमें एक मेजर चंक आता है आपका बोरोइंग का। तो बोरोइंग यानी उधार लेना। अब उधार अगर गवर्नमेंट लेती है आपकी, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है वो डेट लेगी, तो उसे सॉवरेन डेट कहते हैं। और ये अभी हमारी जो टोटल डेट है उसका 21% है। यहाँ पर जनरली मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन या बायलेटरल जापान, जर्मनी के साथ भी हमारे इस तरह के लॉन्ग टर्म के आप ये कह सकते हो बोरोइंग चलते हैं, जो कि 15 से 40 साल की रहती है। तो ये फिक्स होती है और कंसेशनल लोन होते हैं, तो इस वजह से हम इनको ले लेते हैं। पर दूसरी तरफ अगर प्राइवेट डेट की बात की जाए, तो ये अभी इकोनॉमी मतलब आप ये अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगाएं तो डेट का टोटल 79% है। एंड इसमें कमर्शियल बोरोवर्स या एनआरआई डिपॉजिट्स एंड ट्रेड डिपॉजिट्स ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी ने किस टर्म के ऊपर इसे लिया है। तो कहते हैं कि क्यों इसे लिया जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर चले जाओ या यूएसए में चले जाओ तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, तो इस वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको बहुत बड़ी लार्ज वॉल्यूम में यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोन मिल जाता है, तो आप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इस तरह के लोन को लेते हैं। एंड रिस्क भी आपका कम रहता है, बिकॉज आप ये मान के चलो कि कुछ केसेस में जैसे रुपीस की फ्लक्चुएशन वगैरह होती है, तो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अभी लाइक $1 जो है आपका 95 रुपीस के आसपास है, तो आपको अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अगर बाद में ये 90 रुपीस के आसपास आ गया तो आपको पैसा कम पे करना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर रहता है जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वगैरह देखते हो। अब ये ऑटोमेटिक रूट में रहती है, जहां पर आरबीआई से आपको पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एंड अप्रूवल रूट की अगर बात की जाए तो कुछ केसेस में आपके अप्रूवल जरूरी है, जहां पर आप 1 बिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की जो बोरोइंग कर रहे हो $1 बिलियन के आसपास की, उस केस में आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर बहुत बड़ी बोरोइंग है तो आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो कहा जाता है कि भाई देखो, अभी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है रफली 38% टोटल एक्सटर्नल डेट का आपका रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर देखा जाए तो एनआरआई डिपॉजिट ऑलमोस्ट $150 बिलियन के आसपास, यहां से भी हमने पैसा
बोरो कर रखा है। एंड अभी अगर शॉर्ट टर्म डेट की बात की जाए तो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि बिकॉज इसमें जल्दी पैसा देना होता है तो कई बार डिफॉल्ट के चांसेस आपके हाई रहते हैं। अब कहा जाता है कि भी डेट टू जीडीपी रेशो, कि भी आपकी जीडीपी के मुकाबले में आपने कितना उधार ले रखा है, तो वो 19% के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। डेट सर्विसिंग रेशो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6.6% के आसपास है। तो मतलब जब आप कितना एक्सटर्नल डेट जो है आपका इन टोटल आपके लाइक आप उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, तो वो आपका सेफ मार्जिन में आ रहा है यहाँ पे, वो भी उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पे 6.6% हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग का हम यहाँ पर लाइक अभी खर्च कर रहे हैं अपने डेट पेमेंट्स के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेफ लिमिट के अंदर आ जाता है। वैसे जो फॉरेक्स कवर है, अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 160 प्लस 580, तो 600 और 160 अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 94% हमारा फॉरेक्स कवर जो है, जो आरबीआई के पास $700 बिलियन का फॉरेक्स कवर है, तो 94% हम अपना डेट आज की डेट में भी पूरा कर सकते हैं अगर आरबीआई अपना यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व को खाली कर देता है तो भी। तो कहा जाता है कि भाई देखो, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपका रुपये डिप्रिशिएट करता है तो आपको पैसा भी दुगना पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको हेजिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि लेट्स से आप पहले डॉलर लेके आएंगे, उसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे, फिर वापस पेमेंट के टाइम पे इसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी बीच की जो कॉस्ट है वो कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा हाई इंश्योरेंस भी इसमें रहती है, इंश्योरेंस रेट, क्योंकि लेट्स से आप डिफॉल्ट करते हो तो उसके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, तो इंश्योरेंस यहाँ पर काफी आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो कहते हैं कि भाई अगर रुपी डोमिनेशन में, यानी रुपी के अंदर आप फॉरेन मार्केट के अंदर डेट को रेज करते हो या कोई बॉन्ड रिलीज करते हो, तो इसे मसाला बॉन्ड कहा जाता है, जिसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये आपका लाइक इससे रिगार्डिंग मेंस का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल। यहाँ पे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया, जो कि आप ये कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है। एंड यहाँ पे 2.5 लाख के करीब जो हमारी पंचायत है उनको रैंक किया गया है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव, जैसे पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड, हेल्दी विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, वुमन फ्रेंडली पंचायत एंड सोशल सिक्योर्ड एंड वेल गवर्नड विलेजेस के बारे में रैंक किया गया अलग अलग आपके एरियाज को। तो कहते हैं इसमें त्रिपुरा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बट इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज आपकी लाई गई हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरीज। अचीवर्स जो 90 से 100 के बीच में परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो इसमें आई हो। फ्रंट रनर्स में आप ये कह सकते हो जो 75 से 90 के बीच में स्कोर करके गए हैं, तो 3635 जो है आपकी पंचायत इसमें आ जाती है। परफॉर्मर्स में 1 लाख के करीब आपकी आ जाती है, एस्पिरेंट में ऑलमोस्ट 1.25 लाख के आसपास आपकी पंचायत आ जाती है, और बिगनर्स लेवल पे बहुत कम आपकी पंचायत देखने को मिलती है। तो कहते हैं सबसे आगे जो सबसे ज्यादा फ्रंट रनर के लिए पंचायत सिलेक्ट की गई है वो ऑलमोस्ट 80% रही है आपकी त्रिपुरा में, फॉलोड बाय केरला जहां पर ये आपकी 10% के आसपास आ जाते हैं, उड़ीसा जहां पर ये 8% के आसपास आ जाती है। ऑल्दो उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यूपी में 51 आपकी ग्राम पंचायत इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में आई है, पंजाब में सिर्फ 1, बिहार में सिर्फ 2 एंड राजस्थान में सिर्फ आपकी 8 ऐसी फ्रंट रनर कैटेगरी में आई है। कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपको फोकस करनी होगी, खासकर यूपी बिहार के अंदर, जहां पर पंचायत को सशक्त करने की हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी फाइनेंशियल जो पावर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास काफी कम रहती है, तो हमें यहाँ पर एस्पिरेंट एंड बिगनर पंचायत के अंदर कोशिश करनी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को कैसे कम किया जा सके। डिजिटल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप वाकई में ग्राम स्वराज चाहते हैं तो रियल टाइम बेसिस पे डाटा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर में इन रैंकिंग को और ज्यादा एक्यूरेट कर सको एंड बेटर मैनेज कर सको। इंसेंटिवाइज कीजिए उन एरियाज को जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो बिगनर स्टेज में आते हैं उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। तो इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।